हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान का पहला मॉडल पेपर संजीव डेसरक का। तो आज इसकी हमारी पहली क्लास रहेगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लेना, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ साथ में बता देना चाहूँगा आपको कि हमारी मैथ्स की संजीव डेसरक लगभग कंप्लीट हो चुकी है। उसको भी आप क्लासें अगर आप नहीं देखी है तो क्लासें देखें, शेयर करें, लाइक करें। इसके बाद में एक्सेलेंट की डेसवर्क अपन मैथ में शुरू करने जा रहे हैं, और साइंस की भी साथ साथ में संजीव डेसवर्क चल रही है, उनकी भी क्लासें हैं। उन सभी क्लासों का लिंक मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो वहां से आप प्रत्येक क्लास को देख सकते हैं। तो चलिएगा, आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। काफ़ी आपकी डिमांड के आधार पर हमने ये क्लासें शुरू कर रखी है। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न होगा, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सेकंड नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट है, भाप के इंजन से संबंधित कौन है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तीसरे का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जेम्स वाट ने भाप के इंजन की या भाप के इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, साप्ताहिक। तो 1780 में जो प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी वो साप्ताहिक थी। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आपको बताना है, भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 5वें का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 27% पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सरिस्का बाग रिजर्व स्थित है, कहाँ पे है? सरिस्का बाग रिजर्व स्थित है, कहाँ पे है? राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, छठे का। नेक्स्ट है, भारत का चीनी के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का चीनी के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार है कौन सा है? अभी सड़क परिवहन तो नहीं है, रेल परिवहन नहीं है, पाइपलाइन नहीं है, समुद्री परिवहन है ना, वो जल परिवहन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, सिंहली किस देश की भाषा है? सिंहली किस देश की भाषा है? तो सिंहली श्रीलंका की भाषा है। ऑप्शन नंबर 9वें का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है आपको संविधान की 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना अनुसार भारत का लिंगानुपात कितने? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात हो जाएगा 943। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 11वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? तो बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन सा है? 12वें का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, काशीराम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो ये 13वें का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्राथमिक है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। 14वें का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, साहूकार इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित, थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं इसको, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, WTO करता है भाई। अब आ जाता है दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक करना आपको। बंबई में पहली कपड़ा मिल है। बंबई में पहली कपड़ा मिल खालिस्तान में लगी, कब लगी थी? 1854 में लगी थी। नेक्स्ट है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं वो है ज्योतिबा फुले। कौन है? ज्योतिबा फुले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कच्चा तेल खालिस्तान संसाधन है। कच्चा तेल नवीनीकरणीय संसाधन है।
कच्चा तेल गैर नवीनीकरणीय संसाधन है। यहाँ पे क्या आएगा, गैर के आगे खालिस्तान दे रखा है, वहां पे आएगा नवीनीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्रता एकीकरण की प्रक्रिया। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया खालिस्तान है, वैश्वीकरण है। क्या है भी, वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण है। नेक्स्ट है शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः कहां से है, कौन से राज्य से है, तो वो पंजाब से है, पंजाब। शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः कहां से है, पंजाब राज्य से है। नेक्स्ट है खालिस्तान शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है, तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में, लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली होती है उसमें अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू गर्व से खालिस्तान को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। तो जवाहरलाल नेहरू है वो बांधों को, बांध होते हैं जो पानी इकट्ठा करके रखते हैं ना, उन्हें बांध कहते हैं, जानते होंगे सभी। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता था या कहा करते थे, कौन, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है तीसरे का पहला, एक एक लाइन में इसके आंसर देने। तो बेगार क्या है, प्रश्न है बेगार क्या है। बेगार के बारे में जानते हैं, बिना मजदूरी दिए काम करना बेगार कहलाता है, बिना मजदूरी दिए काम करना बेगार कहलाता है। फ्लाईस्टल क्या है, फ्लाईस्टल क्या है, फ्लाईस्टल बुनाई में प्रयोग होने वाला रस्सियों और पुलियों के द्वारा चलाए जाने वाला एक यांत्रिक औजार है, फ्लाईस्टल, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स हरग्रीव्ज ने किया था, जेम्स हरग्रीव्ज ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। सरकार के विभिन्न अंगों के नाम ये हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। ये सरकार के विभिन्न अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित या विभाजन की व्यवस्था को वर्ण विभाजन व्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजनीतिक दलों को मान्यता एवं चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, तो निर्वाचन आयोग करता है चुनाव चिन्ह और मान्यता। सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करना है, तो सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट प्रश्न है, वे कंपनियां जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में होता है क्या कहलाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। एक राष्ट्र से अधिक होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, बहुराष्ट्र कंपनियां कहलाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, सन 1972 में लागू किया गया था। ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, संक्षेप में बताइए। ध्वनि प्रदूषण से क्या क्या हानियां होती है, मानव पर क्या क्या फर्क पड़ते हैं, ये आपको बताना है। ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता और उत्तेजना के साथ साथ श्रवण अक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यवस्थाएं भी बढ़ती हैं। अन्य प्रकार की क्या है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन खंड ब पे आ जाते हैं। इसमें आपको क्या करना है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, लगभग 50 शब्दों में इसकी उत्तर सीमा आपको रखनी है। देखते हैं साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। राष्ट्रीय आंदोलन के जवाब में गठित किए गए साइमन कमीशन को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और इसके बारे में सुझाव देने थे। 1928 में भारत पहुंचे इस साइमन कमीशन में सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। नेक्स्ट है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया है, कोई 2 बिंदु लिखिए। भारत में राष्ट्रवाद के विकास में मुद्रण संस्कृति का योगदान निम्न प्रकार है। पहला है, गरीबों के लिए पुस्तकें उपलब्ध होना। मुद्रण संस्कृति के प्रभाव स्वरूप 19वीं सदी में शहरों में काफी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जाने लगी, जिससे चलते गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। नेक्स्ट है, दूसरा पॉइंट है, सार्वजनिक पुस्तकालय। मुद्रण संस्कृति के प्रभाव स्वरूप शहरों और कस्बों में सार्वजनिक पुस्तकालय भी खुले, जिससे किताबों जिससे क्या है,
जिससे किताबों की पहुंच बढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर क्वेश्चन से, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? कोई 2 तर्क दीजिए। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता बताइए। लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से बचने तथा राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व हेतु सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। नेक्स्ट है इसका दूसरा पॉइंट, लोकतंत्र में सभी समूह सत्ता की साझेदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़े रहते हैं, जिससे कार्य कुशलता बनी रहती है। नेक्स्ट है किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाने वाले 2 प्रावधान ये हैं, भारत राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं है, संविधान के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती। ठीक है, देश के सभी नागरिकों को भी कोई धर्म अपनाने की स्वतंत्रता दी गई। देश के सभी नागरिकों को कोई भी धर्म अपना सकते हैं, यह स्वतंत्रता है। नागरिक अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों में सुधार के कोई 2 बिंदुओं का उल्लेख करें। राजनीतिक दलों में सुधार के उपाय निम्नलिखित हैं, जैसा कि अपन पढ़ेंगे। अब राजनीतिक दलों में नियमित संगठनात्मक चुनाव अनिवार्य करवाए जाएं। राजनीतिक दलों के लिए आयकर की रिटर्न भरना अनिवार्य किया जाए। नेक्स्ट है लोकतंत्र की कोई 2 आर्थिक उपलब्धियां बताइए। लोकतंत्र की कोई 2 आर्थिक उपलब्धियां, गरीब मुल्कों के आर्थिक विकास में लोकतंत्र तानाशाही शासन से बेहतर है। लोकतंत्र जनता को कोई भी व्यवसाय या पेशा अपनाने तथा जहां चाहे वहां निवेश करने का अधिकार देता है। लोकतंत्र लोगों का तंत्र, जनता का तंत्र लोकतंत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, धारणीयता विकास के लिए क्यों अब महत्वपूर्ण है? धारणीयता विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? विकास की धारणीयता का तात्पर्य विकास के स्तर को ऊंचा उठाना तथा विकास के वर्तमान प्रकार एवं स्तर भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखने से है, ताकि वे बेहतर जीवन जी सके। विकास की धारणीयता से पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन को भी बल मिलता है। विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार के उदारीकरण से हम यह समझते हैं कि इसमें आयात निर्यात एवं विदेशी निवेश पर से सरकार द्वारा निर्धारित अवरोधों को समाप्त करने की प्रक्रिया जारी हो जाती है। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण या उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम सन 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी थी? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी, बताइए। नेक्स्ट है उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करना तथा व्यापारियों द्वारा किए जा रहे उपभोक्ता के शोषण को रोकना है। उपभोक्ताओं को उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी देना उसका मेन मकसद था। नेक्स्ट है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। नेक्स्ट है इसका पहला पॉइंट है पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए, पहला। दूसरा है पहाड़ी ढालों पर संघन वृक्षारोपण किए जाने चाहिए और ढाल वाली भूमि पर सर्वोच्च जुताई की जानी चाहिए। ये मृदा अपरदन से बचाव के कोई उपचार हैं। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन के कोई 2 लक्ष्य बताइए। कोई भी 2 लक्ष्य बताने हैं। यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबे जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित है। इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब या लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास की सुविधाएं दिलाना है। नेक्स्ट है उत्तरी मैदान में रेल परिवहन का विकास एवं विस्तार अधिक व हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में कम हुआ है, कारण बताइए। तो इसका कारण हो जाएगा आपके पास उत्तरी मैदान में रेल परिवहन का विकास एवं विस्तार हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक हुआ है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र दुर्गम उच्चावच रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, जबकि उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि के कारण रेल परिवहन के विकास में सहायक रहा है। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से हमने ये सेक्शन ए और सेक्शन बी को कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास में अपन 2 ही सेक्शन कंप्लीट करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा था, आप इसको लो भी कर सकते हैं, थोड़ा इसमें लो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टाइम का अभाव है। अच्छे से आपको रीड करना है।
एक बार आपको नज़र से निकाल लेना है, ताकि इसमें क्या है, एक बार आप अब निकाल लोगे, एक बार एग्जाम के टाइम में निकाल लोगे तो लगभग आपके ये कंठस्थ याद हो जाएगा, लगभग याद हो जाएगा। और वैसे मुख जुबानी याद नहीं होगा, इसका मतलब ये होता है कि जब क्वेश्चन आता है तो उसके बारे में आप थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कुछ याद होता है वो लिख देते हैं तो काम चल जाता है। और इसमें आपको क्या है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है आपको तो इसकी जगह आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं, लेकिन होना चाहिए सही। उसमें क्या होती है, कई बार संभावना व्यक्त हो जाती है कि टीचर क्या है आपको फ्लो में नंबर दे भी जाता है, लेकिन अगर गलत सलत लिखोगे तो उसमें नंबर काट भी लिए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। टीचर का मूड आपको फ्रेश रखना है, इसके लिए आपको लिखाई भी सुधारनी है, और इसके साथ साथ बातें जो भी लिखें वो सही और स्पष्ट लिखें। इज दैट क्लियर? आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।